Hello everyone, my name is Nitya Pandey. I work as a UPSC mentor and faculty. I have given multiple mains and interview. और आज के सेशन में हम यूपीएससी का जीएस पेपर 1 डिस्कस करेंगे ऑफ द मेंस 2025 जो कि आज ही हुआ है। तो देयर हैव बीन क्वेश्चंस फ्रॉम मल्टीपल टॉपिक्स लाइक हड़प्पन आर्किटेक्चर, देन सुनामीज एक्सेट्रा। बिगनर्स के लिए मैं बता देती हूँ जीएस पेपर 1 में देयर आर सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, तो इन सब टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। आज इस वीडियो में हम एक डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट किए जा सकते थे, किन किन टॉपिक्स से हमको क्वेश्चंस देखने को मिले एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस हम इसमें टॉपिक वाइज जाएंगे। पहले हिस्ट्री के क्वेश्चंस कवर करेंगे। हिस्ट्री में हमको फॉर एग्जांपल आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, इन सबसे क्वेश्चंस देखने को मिले। क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें विच इज टॉकिंग अबाउट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर। तो ये मैं अपने मेंटोरशिप सेशंस में भी कंटिन्यूसली स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये आपको करके ही जाना है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, क्वेश्चन इस पे आएगा ही आएगा। ये क्वेश्चन जो है कंपैरेटिवली मुझे तो इजी लगा। ठीक है, इंट्रोड्यूस कर सकते हो आप विथ व्यूज ऑफ एएल, भाषा एक्सेट्रा। फिर इसके बाद आप उसके आर्किटेक्चर के बारे में बता सकते हो, ड्रेन्स के बारे में, कोर्ट हाउसेस के बारे में। देन यू कैन टॉक अबाउट दी कि बेक्ड ब्रिक्स यहाँ पर यूज होती थी। इस तरह से ये सारी चीजें, ग्रेट बाथ, ग्रैंडरी, डॉकयार्ड, इन सब चीजों की इस आंसर में बात करनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम हिस्ट्री से देख रहे हैं, इट इज क्वेश्चन नंबर 2 विच इज रिगार्डिंग कि हमें अकबर की जो रिलीजियस सिंक्रेटिज्म है उसके मेजर फीचर्स, मेन एस्पेक्ट्स हमको डिस्कस करने हैं। तो यहाँ पर एग्जामिनर आपसे क्या चाह रहा है कि जो भी अकबर की पॉलिसीज, इंस्टीट्यूशंस या प्रैक्टिसेस हैं उसको आप डिस्कस कीजिए, जैसे कि सुलह कुल, देन इबादत खाना। फिर उसने जैसे कि महाजर जो कि उसका फाइनल आर्बिट्रेशन था, ये था दीने इलाही, पिलग्रिम टैक्स को अबॉलिश किया, जिजिया को अबॉलिश किया, मकतब खाना एस्टैब्लिश किया। इस तरह की चीजें आप यहाँ पर इस आंसर में बता सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप जैसे सुलह कुल से आप स्टार्ट कीजिए, फिर बॉडी में डिफरेंट एस्पेक्ट्स बताइए। देन आप कंक्लूजन में आप इसका कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि चंदेला आर्ट फॉर्म के बारे में, रेजिलियंट विगर एंड ब्रेथ ऑफ लाइफ। तो दिस इज अ टॉपिक ऑफ मिडीवल हिस्ट्री से है ये। आर्ट एंड आर्किटेक्चर के क्वेश्चन ही आते हैं मेंस में, है ना। तो यहाँ पर जैसे कि आप, अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप स्टार्ट कर सकते हो चंदेला से कि किस टाइम पीरियड में उन्होंने रूल किया, फॉर एग्जाम्पल 10 to 12th सेंचुरी। फिर इसको डिवाइड करो दो पार्ट्स में कि रेजिलियंट विगर कैसे दिखा। तो रेजिलियंट विगर जैसे कि बहुत सारे टेम्पल्स इन्होंने बनाए खजुराहो में। ओके, कौन सा आर्किटेक्चर फॉलो कर रहा है, नागरा आर्किटेक्चर, सैंडस्टोन यूज हो रहा है। ब्रेथ ऑफ लाइफ कैसे दिख रहा है, ब्रेथ ब्रेथ ऑफ लाइफ थ्रू डाइटीज, सुर सुंदरीज। देन आर्किटेक्चर में आप बता सकते हो कि स्कल्पचर एज दी स्किन इन्होंने यूज किया ओवर जगती, मंडप, गर्भगृह एक्सेट्रा। कुछ एग्जांपल्स लिखो जो बिल्ड हुए टेम्पल्स वगैरह, फॉर एग्जांपल कांदरिया महादेव, लक्ष्मणा टेम्पल, विश्वनाथ, पार्श्वनाथ, आदिनाथ एक्सेट्रा। ये डिफरेंट डिफरेंट टेम्पल्स हैं जो कि जिनके आप एग्जांपल्स दे सकते हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अब हम। ठीक है, तो ज्योग्राफी में जैसे कि हमें क्वेश्चंस देखने को मिले, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, सेलिएंट फीचर्स, इंपॉर्टेंट जियो फिजिकल फिनोमेना, इनसे हमें क्वेश्चंस देखने को मिला है। पहला क्वेश्चन जो ज्योग्राफी का है वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि कैसे क्लाइमेट चेंज और सी लेवल राइज दे अफेक्ट द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ मेनी आइलैंड नेशंस। तो इसके रिगार्डिंग में काफी ज्यादा आप लोगों के साथ जैसे एडिटोरियल एनालिसिस में भी हम इस टॉपिक को काफी डिस्कस करते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है। यहाँ पर एग्जामिनर आपसे यही पूछना चाह रहा है कि सी लेवल राइज के इम्पैक्ट बताओ, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट बताओ। स्मॉल आइलैंड नेशंस कौन कौन से हो गए स्मॉल आइलैंड नेशंस, किरिबाती, मालदीव, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इन सब पे क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले जैसे कि आप थोड़ा सा कुछ डेटा वगैरह दे सकते हो कि सी लेवल जो है, जैसे कि अगर हम देखें मल्टीपल टाइम्स न्यूज में आता है कि 3 से 4 मिलीमीटर पर ईयर सी लेवल जो है वो राइज हो रहा है। ओके, सॉल्ट वाटर इंट्रूजन हो रहा है एक्सेट्रा। फिर एग्जाम्पल्स दो कौन कौन से आइलैंड नेशन, जैसे कि किरिबाती, फिजी, इन सबको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारी चीजें आप इसमें इस क्वेश्चन में हमको लिखनी थी। ठीक है, इज इट क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट आर, ज्योग्राफी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट आर सुनामीज, कैसे वो फॉर्म होती है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, एक्सप्लेन विद
एग्जाम्पल्स। ओके, जब एग्जाम्पल्स बोल रहे हैं एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो सुनामी अभी हमें रिसेंटली देखने को भी मिली थी, ठीक है, रशिया इसकी कोस्ट पे, तो हो सकता है शायद वहां से डिराइव हो गया वो क्वेश्चन। अदरवाइज ऑल्सो इजी क्वेश्चन है, ज्योग्राफी में ये सब फिजिकल फिनोमिना पढ़ने ही पड़ते हैं। करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा रोल रहता है मेंस के एग्जाम में, लास्ट 2 to 3 मंथ्स में जो भी करंट अफेयर्स हुए होते हैं। ओके, तो यहाँ पर जैसे स्टार्ट कैसे करोगे, बता दोगे सुनामी क्या होती है, लॉन्ग वेवलेंथ सी वेव्स होती हैं, सडन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, स्पीड बता दो कि 700 से 900 किलोमीटर पर आवर स्पीड होती है। कॉजेस क्या क्या होते हैं सुनामी के, मेगा थ्रस्ट अर्थक्वेक्स हो गया, वोल्केनिक इरप्शंस हो गए, एक्सेट्रा। मोस्टली कहाँ पे जैसे आती है, जापान ट्रेंच, चिली, पेरू, अलास्का, एलुशियन, इन सब जगह पे सुनामी आती है ना। फिर क्या पूछ रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस पूछ रहा है सुनामी के। तो सुनामी के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसको आप डिवाइड कर सकते हो कि कॉन्सिक्वेंसेस इकोनॉमी में क्या है, एनवायरमेंट पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस है ना। तो इस तरह से स्ट्रक्चर करोगे तो बेटर रहेगा। एग्जाम्पल्स देने हैं तो 2004 की जो सुनामी आई थी जो कि हमने अंडमान तक में देखी थी, उसका एग्जाम्पल दे दो। जापान की फुकुशिमा क्राइसिस वाली सुनामी का एग्जाम्पल दे सकते हो। देन जो रिसेंट सुनामी आई थी उसका भी एग्जाम्पल दे सकते हो। तो ऐसे करके आप डिफरेंट फिर कुछ वे फॉरवर्ड लिख सकते हो कि अर्ली वार्निंग सिस्टम, अवेयरनेस, नेचुरल बफर्स बना के सुनामी से डील कर सकते हो। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी विच इज क्वेश्चन नंबर 16। क्या पूछ रहा है 16th क्वेश्चन, discuss how the changes in shape and sizes of continents and ocean basins of the planet take place due to tectonic movements। तो प्लेट टेक्टोनिक से आपका क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये कहाँ से पढ़ते हैं हम, ये टॉपिक फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी बुक है, उसमें अच्छे से ये सब दिया हुआ है। थोड़ा बहुत एग्जाम्पल वगैरह से वैल्यू एडिशन कर लो, हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर एग्जामिनर क्या जानना चाह रहे हैं आपसे कि प्लेट टेक्टोनिक प्रोसेस के बारे में बताओ कि कैसे वो कॉन्टिनेंट्स और ओशियन बेसिन को रीमॉडल करता है, ठीक है। यहाँ पर अब आप क्या क्या बताएंगे, जैसे कि पहले आप बताओगे यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें बताना है कैसे शेप एंड साइज ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बेसिस चेंज होते हैं ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट्स। तो अब यहाँ पर कीवर्ड्स यूज करो, कौन कौन से कीवर्ड्स, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, मेंटल कन्वेक्शन, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है, ये सब बताओगे। एग्जाम्पल्स दे दो, जैसे कि मिड अटलांटिक रिज का एग्जाम्पल दे दो, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का दे दो, इंडियन प्लेट का दे दो जो कि गोंडवाना से कैसे सेपरेट हुई एक्सेट्रा, ईस्ट अफ्रीकन रिज का दे दो, इंडीज का दे दो। फिर स्कॉलर्स यूज कर लो, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के लिए आपके एल्फ्रेड वेगनर हो गए, सी फ्लोर स्प्रेडिंग के लिए हैरी हेस हो गए, है ना। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स देने हैं एंड दिस इज हाउ यू हैव टू एक्सप्लेन इट। उसके बाद कंक्लूजन में फिर से कंटेम्प्रेरी लिख दो कि आज भी हमको ये काफी हेल्प करते हैं इन एक्सप्लेनिंग डिफरेंट फिनोमिना लाइक अर्थक्वेक, सुनामी, एक्सेट्रा। नाउ नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम दूसरे टॉपिक से डिस्कस करेंगे। ये वाले जो क्वेश्चंस थे हमने फिजिकल ज्योग्राफी से डिस्कस किए। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इसके क्वेश्चंस अब हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन इस टॉपिक से है, इट इज दी फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। क्या पूछ रहा है कि नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी है एंड हाउ आर दीज एक्टिविटीज रिलेटेड टू फिजियोग्राफिक फीचर्स इन इंडिया। देखो, मैं हमेशा आप लोगों को मेंटोरशिप में बताती हूँ कि एग्जांपल्स लिखो, और यहाँ पे तो देखो स्पेशली यूपीएससी ने हर क्वेश्चन के बाद खुद से ही लिख दिया है कि एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करो। तो यहाँ पर एग्जामिनर क्या चाह रहा है कि सबसे पहले तो भाई बताओ कि नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती हैं, इंडिया की फिजियोग्राफी से इनको लिंक करो और एग्जाम्पल्स दो। तो नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी हो गई, जैसे कि माइनिंग, क्वारिंग, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, एक्वाकल्चर, ये सब नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटी हो गई। अब फिजियोग्राफी से कैसे लिंक्ड है, तो जैसे जहां पे आयरन ओर मिल रहा है वहीं तो माइनिंग होगी, तो झारखंड में माइनिंग हो रही है, ठीक है। जहां पे सॉल्ट मिलेगा वहीं सॉल्ट मेकिंग होगी, या जहां पे जैसे एक ओशियन होगा, ठीक है, सी होगी, वहां पे एक्वाकल्चर होगा, तो इसके लिए जैसे कोस्टल प्लेन से इसको लिंक करो। फिर फॉरेस्ट्री वगैरह कहाँ पे होगी, जहाँ पे फॉरेस्ट होंगे, तो इसको हिमालय, नॉर्थ ईस्ट हिल्स से लिंक करो। तो दिस इज हाउ यू हैव टू लिंक इट विद दी physiography of the country. Now let us move on to the sixth question. Sixth question क्या पूछ रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। Explain briefly the ecological and economic benefits of solar energy generation in India with suitable examples। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में थोड़ा सोलर एनर्जी का एक डेटा दे दो, फिर स्ट्रक्चर करो आंसर को कि इकोलॉजिकल बेनिफिट्स, इकोनॉमिक बेनिफिट्स, एडिशनल डायमेंशन देना है तो चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड लिख दो, कंक्लूजन में कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स लिख दो। चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो इसके इकोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या क्या हो जाएंगे,
emission कम हो जाएंगे, water use कम है in comparison to coal, microclimate, soil moisture retention, economic benefits, energy security, employment generation, etc. एग्जाम्पल बता दो, जैसे कि भदला राजस्थान में, पावगढ़ कर्नाटका में, ओके गुजरात में, ये सब बता सकते हो. ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, विच इज क्वेश्चन नंबर 14. 14th क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? गिव अ ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफशोर ऑयल रिजर्व्स ऑफ द वर्ल्ड. How are they different from the onshore occurrences of oil reserves? तो क्वेश्चन क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. पूछ रहा है कि ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन बताओ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफशोर ऑयल रिजर्व्स और कैसे ये डिफरेंट है ऑनशोर अक्रेंसेस. GS1 का पेपर तो कंपैरेटिवली थोड़ा मुझे तो इजियर साइड पे ही लग रहा है. ओके, प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन थे ये सब, तो पढ़ना ही पड़ता है, एनर्जी सोर्सेज एक्सेट्रा. चलो तो इसको देखते हैं कि कैसे आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते थे. यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्या करना होगा, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन बता दो ऑफशोर ऑयल का. ठीक है, डिफरेंस बताओ ऑफशोर और ऑनशोर में. नाउ ये जो ऑफशोर ऑयल रिजर्व्स हैं कहाँ मिलते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स में मिलते हैं, पैसिव मार्जिन में मिलते हैं. क्यों मिलते हैं? ड्यू टू कोरलैंड या आर्क मार्जिन विथ थिक मरीन सेडिमेंट्स. मेजर ऑफशोर जैसे कि नॉर्थ सी में, गल्फ ऑफ मैक्सिको एक्सेट्रा. डिफरेंस बता दो. फॉर एग्जांपल ऑफशोर यंगर होते हैं, ठीक है, ऑनशोर कॉन्टिनेंटल और ट्रांजिशनल प्लेस इंक्लूड करते हैं. ऑफशोर के लिए हमको प्लेटफॉर्म्स ये सब चाहिए होते हैं, ऑनशोर के लिए पैड्स रिग्स चाहिए होते हैं. देन ऑफशोर की कॉस्ट हाई होती है, ऑनशोर की लोअर कॉस्ट होती है. अब आपका काम क्या होना चाहिए, जैसे कि ये PYQ है, तो अब आप जब भी आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए. ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज की हाउ कैन AI, 15th क्वेश्चन करेंगे अब हम. हाउ कैन AI एंड ड्रोन्स बी इफेक्टिवली यूज्ड अलोंग विद GIS एंड RS टेक्निक्स इन लोकेशनल एंड एरियल प्लानिंग. ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है. अब देखो, जैसे अगर मैं मेंस दे रही होती तो क्या करती, तो इस क्वेश्चन को मैं सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करती क्योंकि आता नहीं है. लास्ट मिनट जो समझ आएगा वो लिख देंगे, है ना. स्टार्ट कैसे करती, सपोज करो अब आता नहीं है तो क्या करूंगी, तो AI से स्टार्ट कर सकती थी कि AI क्या होती है. ठीक है, फिर इसके दो वो बना दूंगी मैं स्ट्रक्चर कि कैसे AI और ड्रोन GIS में यूज हो सकते हैं और RS टेक्निक में यूज हो सकते हैं. या अगर ये तो वैसे तब कर सकते हैं जब थोड़े पॉइंट्स ज्यादा आते हो, अदरवाइज मैं बस ऐसे लिख दूंगी रोल ऑफ AI एंड ड्रोन्स इन GIS एंड RS टेक्निक्स इन लोकेशनल एंड एरियल प्लानिंग. तो उसमें जैसे थोड़े बहुत कुछ कुछ पॉइंट्स कॉमन सेंस से अपना लिख दूंगी कि प्रॉपर लैंड यूज प्लानिंग हो जाएगी, फोरकास्टिंग हो जाएगी एक्सेट्रा. बाकी ज्यादा तो ये नहीं हो पाएगा अटेम्प्ट यहाँ पर बेसिकली. अगर लेकिन अब पढ़ के अभी जैसे आप लोगों को मैं बताऊं, तो जैसे मैं इसको देख कर आई हूँ, इसकी रिसर्च करके आई हूँ, तो इस क्वेश्चन को क्या करना क्या है इस क्वेश्चन में, तो आपको बताना है एक तो AI, UAV, रिमोट सेंसिंग, इन सबको आपको इंटीग्रेट करना है और बताना है कि कैसे AI हेल्प करता है इन रिमोट सेंसिंग एंड GIS. तो फॉर एग्जाम्पल ड्रोन के यूज क्या हो सकते हैं, जैसे कि ड्रोन में क्या होता है, मैपिंग कर सकता है बिल्डिंग की, एनक्रोचमेंट, कॉरिडोर मैपिंग कर सकता है. AI क्या कर सकता है, लैंड यूज, लैंड कवर, हजार्ड ससेप्टेबिलिटी, फॉर एग्जांपल फ्लड, लैंडस्लाइड. देन फोरकास्ट कर सकते हैं हम, ट्रैफिक हीट मैप्स बना सकते हैं एक्सेट्रा. जो हमारे यहाँ जो स्वामित्व है, स्मार्ट सिटीज है, गति शक्ति है एक्सेट्रा, ये सब इसको यूज कर रहे हैं. इसकी कुछ चैलेंजेस हैं जैसे कि प्रिवेसी इश्यूज हैं, बायस चेक्स हैं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एक्सेट्रा, ये सब थोड़े से इश्यूज हैं. तो दिस इज हाउ यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द 17th क्वेश्चन, जो कि पूछ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द गंगा रिवर बेसिन विद स्पेशल रेफरेंस टू लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज. तो यहाँ पर कीवर्ड क्या है, जैसे कि कीवर्ड आपका है गंगा रिवर बेसिन. ओके, तो आप स्टार्ट कर दोगे गंगा रिवर बेसिन से, फिर इसको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा कि लैंड, सॉइल और वाटर रिसोर्सेज के हिसाब से हमें डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इसकी बतानी पड़ेगी. ये अगेन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है. तो सबसे पहले जैसे गंगा बेसिन के बारे में आप बता सकते हो, पंजाब हरियाणा से यूपी बिहार इस सब में फैला हुआ है. ओके, लोअर गंगा के बारे में बता सकते हो कि वहां पर जो है हाई डेंसिटी है पॉपुलेशन की, हिमालयन हेडवाटर्स में लो डेंसिटी है. लैंड एंड सॉइल के रिगार्डिंग आप बता सकते हो, जैसे कि जो लेवल टेरेन है वो हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट में. ओके, गंगा यमुना दोआब एक्सेट्रा. वाटर रिसोर्सेज के लिए आप जैसे बता सकते हो कि पेरिनियल रिवर्स हैं एक्सेट्रा. अर्बन इंडस्ट्रियल नोड्स. कंस्ट्रेंट्स बता सकते हो जैसे कि फ्लडिंग, सिल्टेशन, वाटर लॉगिंग एक्सेट्रा, ये सब
कंसर्न्स है। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इशू से, विच इज एक टॉपिक है मेंस में हमारा अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन के ऊपर यहाँ पर पेपर में क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 8। अब हम अर्बनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डज स्मार्ट सिटी इन इंडिया एड्रेस द इश्यूज ऑफ अर्बन पॉवर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो स्मार्ट सिटी काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, ठीक है। इसके काफी इस पे एडिटोरियल्स भी आते हैं कि इसको लाइक इसकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिव्यू करे कि कैसा परफॉर्म कर रहा है एक्सेट्रा। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है जो कि काफी न्यूज में रहता है। सबसे पहले स्मार्ट सिटी के बारे में बता सकते हैं, ओके, किस किस चीजों पे फोकस करता है, अफोर्डेबल हाउसिंग, फिर लाइवलीहुड एक्सेट्रा। जैसे इंदौर में वेस्ट टू वर्क, पुणे में पार्टिसिपेटरी बजटिंग हो रही है इसके अंडर, भुवनेश्वर में चाइल्ड फ्रेंडली चीजें बन रही हैं। फिर आप इसका क्या कहते हैं, ये बता सकते हैं कि कैसे जो स्मार्ट सिटी मिशन है उसने कैसे हेल्प किया अर्बन पॉवर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो अर्बन पॉवर्टी में जैसे कि प्रॉपर सर्विस टारगेटिंग इसने की, है ना, रेंटल और डॉम्स बनाए फॉर माइग्रेंट्स के लिए। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में फॉर एग्जांपल बसेस, देन access to jobs, etc. So these are some of the things which we can write. Now let us discuss the next question. Next question पे मूव करते हैं हम। अब हम आ जाते हैं इंडियन सोसाइटी पे। तो सेलियन फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी हम डिस्कस करते हैं, जिसके रिगार्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। फॉर एग्जाम्पल, द ethos of civil service in India stand for the combination of professionalism with nationalistic consciousness. तो सिविल सर्विस जो इथोस है वो कॉम्बिनेशन है प्रोफेशनलिज्म का और नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस का। तो आप यहाँ पर जैसे कि इसको स्टार्ट करना है तो डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के से स्टार्ट कर सकते हो कि स्टील फ्रेमवर्क माना था, या फिर सिविल सर्विसेज को आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं किसी संस्कृत के कोड से, फॉर एग्जाम्पल सर्विस इज दी हाईएस्ट ड्यूटी एक्सेट्रा। अब इसमें प्रोफेशनलिज्म क्या रोल है, फॉर एग्जाम्पल कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए। नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस मतलब पब्लिक इंटरेस्ट, यूनिटी, सोशल जस्टिस एक्सेट्रा। डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स दो, दुर्गा शक्ति नागपाल, आर्मस्ट्रॉन्ग पामे एक्सेट्रा। काफी एग्जांपल्स मैं आप लोगों को अपनी एग्जांपल सीरीज में भी कवर कराती हूँ, तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे हम, विच इज रिगार्डिंग की ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट्स इन ओनली एन एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर, और इसको हमें जस्टिफाई करना है। ग्लोबलाइजेशन से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है एग्जाम में। तो यहाँ पर जैसे कि आप स्टार्ट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल एंथनी गिडन्स के स्टेटमेंट से स्टार्ट कर दो, ग्लोबलाइजेशन डिफाइन कर दो। फिर बताओ कि हाँ कैसे ग्लोबलाइजेशन कंज्यूमरिज्म को क्या कहते हैं बढ़ा रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि फास्ट फैशन, ओके, या फिर सेलिब्रिटी एड्स, क्रेडिट कार्ड से स्पेंडिंग जो है। दूसरी साइड हम बता सकते हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है। जैसे कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो क्रिएटिव इंडस्ट्रीज, ग्लोबल सिविक नॉर्म्स, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब भी प्रमोट कर रहा है। इंडिया रिलेटेड आप जैसे आयुर्वेदा, मिलेट्स, इन सब के एग्जांपल्स दे सकते हो, वे फॉरवर्ड लिख सकते हो। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट, इसी टॉपिक से रिलेटेड हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 is again, how do you account for the growing fast food industries given that there are increased health concerns in modern society? Illustrate your answer with the Indian experience. तो इस पर भी काफी ज्यादा मैंने आपको प्रैक्टिस कराया है। एडिटोरियल एनालिसिस में फास्ट फूड रिलेटेड हमने काफी टॉपिक्स प्रिपेयर किए हैं, इसके हेल्थ कंसर्न्स एक्सेट्रा। यहाँ पर इसको जैसे कि यहाँ पर आपको बताना है कि क्या क्या डिमांड सप्लाई ड्राइवर्स हैं, कल्चरल शिफ्ट है, टेक्नोलॉजिकल, लॉजिस्टिक्स एक्सेट्रा, इंडियन अडेप्टेशंस एंड पब्लिक हेल्थ काउंटर पार्ट्स, ये सब हमको दिखाना है। अब ग्रोइंग फास्ट फूड इंडस्ट्री, इसके ड्राइवर्स क्या क्या है, अर्बनाइजेशन है, टाइम कम है, कन्वीनियंस है। सप्लाई साइड क्या है कि कोल्ड चेन, डार्क किचन, रियल एस्टेट क्लस्टरिंग, मॉल्स, हाई स्ट्रीट, तो खूब सारा फास्ट फूड मिल भी रहा है। कल्चरल बिहेवियरल भी है, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट इंजीनियरिंग, हैबिट फॉर्मेशन। इंडिया स्पेसिफिक में क्या है, जैसे कि मेन्यू लोकलाइज हो गया है, मैक आलू टिक्की, पनीर जिंगर, तो इंडिया स्पेसिफिक फास्ट फूड भी ये लोग लेकर आ गए हैं। वेजिटेरियन जैन ऑप्शन दे देते हैं, एग फ्री बेकरी लाइन्स है एक्सेट्रा। फिर रीजनल जो है वो भी आ गए हैं प्लेयर्स लाइक हल्दीराम, वाओ मोमो, बीकानेर वाला, तो ये सब फास्ट फूड प्रमोट कर रहे हैं। हेल्थ कंसर्न्स वही सब है, ओबिसिटी है, ओके। देन इसके लिए गवर्नमेंट ने जैसे कि ईट राइट इंडिया ये सब लॉन्च किया है। तो this is what is asked in this question. Now let us move on to the next question. Next question is question number 19 हम डिस्कस करेंगे।
So question number 19 is कि achieving sustainable growth with emphasis on environmental protection could come into conflict with poor people's needs in a country like India. कमेंट करना है इस पर हमको। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सस्टेनेबल ग्रोथ और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन साथ में पॉवर्टी को भी बैलेंस करना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है हमारे लिए। अब इसको आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो, लाइक यू कैन स्टार्ट विद कि सस्टेनेबल ग्रोथ क्या होती है, पॉवर्टी, या फिर किसी डेटा से स्टार्ट कर सकते हो। फिर आप कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाओ, जैसे कि रिसोर्स कर्व्स फॉर्मल जॉब्स को हिट करते हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल एनर्जी कॉस्ट बढ़ा देता है, प्रोटेक्टेड एरियाज वगैरह फिशिंग रेस्ट्रिक्ट करते हैं। तो आपको बेसिकली दिखाना है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सस्टेनेबल ग्रोथ, इस सबको मेंटेन करने के लिए जो पुअर लोग हैं उन वो कैसे अफेक्ट होते हैं कंट्री में, है ना। वाई प्रोटेक्शन इज स्टिल प्रो पुअर, ये भी आप शो कर सकते हो। जैसे कि अगर फ्लड्स या क्लाइमेट चेंज हुआ तो उसकी सबसे ज्यादा बियर भी, उसकी ब्रेंट जो है सबसे ज्यादा बियर भी पुअर लोगों को ही करनी पड़ती है। तो हेल्दी इकोसिस्टम उनके लॉन्ग टर्म वेलफेयर के लिए है। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल क्लीन कुकिंग, नेचर बेस्ड सोल्यूशन, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल एक्सेट्रा। एग्जांपल्स दे दो, जैसे कि चिलिका में इको रिस्टोरेशन, सोलार कैनाल टॉप हुआ, लैंड स्पेयरिंग एक्सेट्रा। तो इस तरह की चीजें आप बता सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो 20th क्वेश्चन है, दिस इज लिंक टू द टॉपिक ऑफ सोशल एम्पावरमेंट। तो क्वेश्चन है कि डज ट्राइबल डेवलपमेंट इन इंडिया सेंटर अराउंड टू एक्सेस, दोज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड ऑफ रिहेबिलिटेशन, गिव योर ओपिनियन। तो क्या बोल रहा है कि क्या इंडिया में ट्राइबल डेवलपमेंट बस दो चीजों के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट और रिहेबिलिटेशन के, अपना ओपिनियन दीजिए। तो आप जैसे ट्राइबल्स की पॉपुलेशन बता सकते हो, कितने परसेंटेज ट्राइबल है कंट्री में। टू एक्सिस के एग्जांपल दे सकते हो, फॉर एग्जांपल कि डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, जैसे कि डैम, माइनिंग प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा, इन सब की वजह से डिस्प्लेसमेंट होता है, फिर रिहेबिलिटेशन कराते हैं। साथ में राइट्स और सेफगार्ड्स भी बता सकते हो, लेकिन जैसे कि एफआरए, पीसा एक्ट एक्सेट्रा। और वे फॉरवर्ड दे सकते हो कि डेवलपमेंट सही में होना क्या चाहिए, फॉर एग्जांपल लैंड सिक्योरिटी होनी चाहिए, कम्युनिटी वैल्यू चेंज होनी चाहिए, माइनर इरिगेशन होना चाहिए, जैसे कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सब जगह पे हो रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस अभी हमने कवर नहीं किए, तो अब हम मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये 11th क्वेश्चन देखते हैं। तो विच इज रिगार्डिंग ज्योतिराव फुलेज राइटिंग्स एंड एफर्ट्स ऑफ सोशल रिफॉर्म्स। इजी क्वेश्चन है ये तो, है ना। तो ऑल सबऑर्डन क्लास, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस बताओगे कि कैसे विमेन को टच किया, दलित्स को टच किया। ओके, डिफरेंट सबऑर्डन क्लासेस, फॉर एग्जांपल यू कैन टॉक अबाउट विडोज को कैसे टच किया, पीजेंट्स को, लेबरर्स को, ये सब चीजें आप बता सकते हो। उनके वर्क्स बताओ, गुलामगिरी, श्वेतकारी आचार शुद्ध, सार्वजनिक सत्य धर्म, है ना। इंस्टीट्यूशंस बताओ, सत्य शोधक समाज, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, ये सब आप बता सकते हो। ओके, तो ये तो इजी क्वेश्चन है। ये डुएबल क्वेश्चन था आप लोगों से, जो भी मेंस दे रहे थे उनको ये क्वेश्चन तो उनको आना चाहिए था, और काफी अच्छे से आना चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री में यही क्वेश्चन था। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस पे कर लेते हैं हम। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 है, विच इज की ट्रेस इंडिया कंसोलिडेशन प्रोसेस ड्यूरिंग अर्ली फेज ऑफ इंडिपेंडेंस इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी, इकोनॉमी, एजुकेशन एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो इजी क्वेश्चन है। इंडिया की कंसोलिडेशन प्रोसेस हमें डिस्कस करनी है। तो यहाँ पर जैसे कि आप बता सकते हो कि अर्ली फेज ऑफ इंडिपेंडेंस जैसे कि 1940 से 1960, पॉलिटी में जैसे कि प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन किया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आया, इकोनॉमी में प्लानिंग कमीशन, 5 ईयर प्लान, एजुकेशन में इंस्टीट्यूशन सेटअप किए, जैसे कि आईआईटी खड़गपुर हो गया, एम्स हो गया, आईएम कैलकटा हो गया। इंटरनेशनल रिलेशंस में मेनली क्या था, नैम था, ठीक है। देन इंडिया चाइना वॉर हो गई 1962 की। तो ये सारी चीजें आपको इस आंसर में लिखनी थी। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया। तो वर्ल्ड हिस्ट्री से इजी क्वेश्चन था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड्योरिंग रेलिवेंस टू द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन बता दो कि 1789 में हुआ, है ना। एंड्योरिंग आइडियल्स क्या क्या, जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एक्सेट्रा। फिर कोडिफिकेशन वाया नेपोलियनिक कोड, रिपब्लिकनिज्म का बता सकते हो। ग्लोबल रिपल्स हमें दिखे, जैसे कि हाइशियन रिवॉल्यूशन एक्सेट्रा। So this is all about the discussion on the analysis of GS paper 1. Okay. So अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ GS पेपर 2 को एनालाइज करूंगी। आपके इसमें से जो भी सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं उनके आंसर्स आप लिखने के लिए ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।